हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज हम पुरानी एनसीईआरटी क्लास 6 अध्याय 4 अध्याय का नाम मानचित्र है। अब हम अध्याय को प्रारंभ करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरे पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक ऐसी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की भौतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ये तभी संभव हो सकता है जब कागज एक छोटी दूरी स्थल की दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपका विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी व्यक्त की गई है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी
भी दो स्थलों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये एक गांव का मानचित्र है, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, सामुदायिक केंद्र है, पेड़ है, एक खेल का मैदान, विद्यालय, कुआं, दुकान, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैंगे। अब आप सभी लोग इस मैप को देखो और बहुत आसानी से आप देख सकते हो हमें कौन कौन सी चीज़ें रास्ते में पड़ेंगी और कहाँ तक हमें जाना है। अब हम दिशा की बात करते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। यह प्रावधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकान से विद्यालय की दिशा। आप दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। चित्र 4.2। अब चित्र 4.2 देख सकते हैं। इसकी सुई की दिशा उत्तर और दक्षिण में हैगी और हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जो इसका ऊपरी भाग हैगा उत्तर की ओर है, ये दक्षिण की ओर है, ये पूर्व, ये पश्चिम। इसके मध्य में कह सकते हैं ये उत्तर पूर्व है और यह उत्तर पश्चिम है और यह दक्षिण पूर्व है और ये दक्षिण पश्चिम है। तो हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं क्या कहते हैं
करीम का घर कहाँ पे? दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। और अगर हम इसकी बात करें तो किस तरफ आ सकता है ये? दक्षिण पूर्व दिशा में हम कह सकते हैं, बिल्कुल दक्षिण दिशा में शीला का घर आएगा। अगर हम इस तरफ जाएं तो दुकान किस तरफ आ रही है? दुकान आ रही है पश्चिम दिशा में। तो हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये एक इसे हम उत्तर कहेंगे, इसे हम दक्षिण कहेंगे। ये पूर्व है और ये पश्चिम है। इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम। अब आप दिशाओं को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। अब प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियाँ या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों तथा हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब कुछ हम प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं, जैसे रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन हम देख सकते हैं। बड़ी लाइन के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, मीटर लाइन के लिए इसका प्रयोग करेंगे और रेलवे स्टेशन के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार सड़कें हैं कच्ची पक्की, पक्की सड़कें ऐसी होंगी, कच्ची सड़कें ऐसी होंगी। सीमा अंतर्राष्ट्रीय जल, अंतर्राष्ट्रीय राज्य जिला। आप अब देख सकते हैं हम इसमें अगर हम सीमा की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी ऐसी होगी, राज्य की सीमा ऐसी होगी और जिले की सीमा ऐसी होगी। अब इन हम सभी को समझ सकते हैं। नदी का चित्र किस प्रकार का है, कुएं का किस प्रकार का प्रतीक है, तालाब का किस प्रकार का प्रतीक है, नहर का किस प्रकार का प्रतीक है और पुल का किस प्रकार का प्रतीक चिन्ह है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, इन सब के प्रतीक यहाँ दे रखे हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफ टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन इत्यादि के चित्र दे रखे हैं यहाँ पे। बस्ती और कब्रिस्तान के भी चित्र को समझा रखा है, पेड़ और घास को भी समझा रखा है। आप
इसके माध्यम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हम आगे चलते हैं। ये एक ना गांव का चित्र है। हम इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कौन सा किसका चित्र है। जैसे नीले कलर का दिखा रहा है, ये नदी का चित्र हैगा। ये एक विद्यालय है। ये कुछ पौधे दिखा रहा है। ये रेलवे की पटरियाँ दिखा रहा है। जो हम पहले चिन्ह देख चुके हैं, हम उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने प्रतीक तक हमने अध्ययन कर लिया था। हम रेखा चित्र पर आते हैं। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। अब कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न हैं। इन सभी चीज़ों की आपको जानकारियाँ इस अध्याय में मिल चुकी है। जैसे मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं क्यों, मानचित्र एवं खाका के बीच में अंतर समझाइए, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, प्रतीक किस प्रकार का मानचित्र के अध्ययन में सहायक होता है। इसी प्रकार से सही पर चिन्ह करना है। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र, भौतिक चित्रण, थीमेटिक मानचित्रण, राजनीतिक मानचित्रण आप पढ़ ही चुके हो। क्या कहते हैं, वृक्ष के लिए क्या कहते हैं, भौतिक चित्रण का प्रयोग किया गया है। और नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जलाशय के लिए किया जाता है। दिक्सूचक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इन तमाम चीज़ों का आप इस अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। जल्द ही हम अगली क्लास में मिलेंगे एक अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।